नमस्कार मित्रों, आपका स्वागत है वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज़ में पंकज टुडे के साथ में। हम लोग पहला लेक्चर कर चुके थे वर्ल्ड हिस्ट्री का, जिसमें हमने देखा था कि किस तरीके से क्या हमारा स्ट्रेटजी क्या होगी, सिलेबस कैसे कंप्लीट करेंगे। आज हम अपने दूसरे लेक्चर के साथ आए हैं, जहाँ से पहला लेक्चर ख़त्म किए थे वहीं से शुरू करते हैं। शुरू क्या करना है हम लोगों को, मध्यकालीन विश्व, मध्यकालीन, कालीन भैया नहीं, मध्यकालीन विश्व शुरू करेंगे। और फिर देखेंगे उसमें मध्यकालीन विश्व में बेसिकली आज हमारा जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे मध्यकालीन यूरोप देखेंगे। मध्यकालीन यूरोप देखने से पहले कुछ बातें जो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, आप लोग देख रहे हैं पहला टॉपिक होगा आज यूरोप 1600 से 600 से 1500 ईस्वी तक। फिर अरब देखेंगे, ये हमारा पूरा पैटर्न होगा। लेकिन कुछ बातें पहले मैं आप लोगों से डिस्कस कर लेना चाहता हूँ। हिस्ट्री पढ़ने से पहले आपको एक चीज़ जानना होगा, जो होता है रीज़न और दूसरा होता है इफ़ेक्ट। किसी भी चीज़ को अगर देखना है तो रीज़न और इफ़ेक्ट के आधार पे आप उसको पढ़िए और समझिए कैसे होता है रीज़न और इफ़ेक्ट और काम कैसे करता है। लेट अस डिस्कस। रीज़न मतलब मान लीजिए कोई छोटा बच्चा है, वो नाराज़ है। क्यों नाराज़ है? उसको गाड़ी नहीं आई, उसकी गाड़ी नहीं खरीद के आई, या समझ लीजिए ऐसे कुछ। अब आपको इफ़ेक्ट अपने आप लिख देंगे कि अब वो नाराज़ है तो स्कूल नहीं जाएगा, खाना नहीं खाएगा, सबसे लड़ाई करेगा, चिड़चिड़ापन उसके अंदर रहेगा। क्यों? आपने रीज़न जाना। इफ़ेक्ट, हम लोग एक गलती करते हैं पढ़ाई के दौरान, हम इफ़ेक्ट ढूंढते हैं जाकि ना कि रीज़न ढूंढते हैं। माना कि रीज़न थोड़ा गहरा है, लेकिन अगर आप रीज़न तक पहुंच जाएंगे तो इफ़ेक्ट अपने आप आपको पता चलने लगेगा। हमारा मध्यकालीन, जबकि हमारे सिलेबस में नहीं, हमारे सिलेबस में देखा जाए तो फ्रांस की क्रांति से शुरू होगा। लेकिन फिर भी हम यहाँ से इसलिए उठा रहे हैं कि जो इफ़ेक्ट देखेंगे उसका रीज़न यहाँ पर कहीं छुपा है, उस रीज़न को हम निकालेंगे ताकि इफ़ेक्ट को हम बाखूबी खुद ही लिख सकें बाय द वे। इसलिए यहाँ से हम इसको शुरुआत कर रहे हैं। एक दूसरी बात है कि इस पूरे हिस्ट्री के दौरान हम लोग ये देखेंगे कि किस तरीके से धन का महत्व रहा। जो मार्क्स की थ्योरी है कि वो एक तरीके से जीवन चलाने के लिए एक ब्लड के रूप में होता है, यूज़ होता है, वो हम देखेंगे क्या परिवर्तन होता है। फिर सेना की शक्ति इसमें महत्वपूर्ण रोल रहेगा, तो ये हम लोग देखेंगे। दूसरी चीज़, हम लोग लिंकिंग बनाने की कोशिश करेंगे पीछे वाली घटनाओं से। लिंकिंग का अगर मैं एक छोटी सी स्टोरी बताऊं आपको, तो एक बार क्या होता है कि एक राजा होता है और किसी लड़के को जो है बीचों बीच राज्य में किसी बड़े बिल्डिंग पे रख देता, मतलब खड़ा कर देता है, वो सजा दे देता है जहाँ पे उतरने के लिए सीढ़ियाँ नहीं होती हैं। तो होता क्या है कि जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो सोचते हैं कि कैसे उस लड़के को उतारा जाए। तो उन लोग क्या करते हैं, एक ऐसा कीड़ा पकड़ते हैं जिसके आगे वाले पैर में हनी लगा देते हैं, तो और उसके पीछे एक पतला सा धागा बांध देते हैं। तो वो लड़का धीरे धीरे, और उसको उस बिल्डिंग पे छोड़ देते हैं। वो लड़का धीरे धीरे उस बिल्डिंग की तरफ, या वो जो खंभा है, जो पिलर, उस पर चढ़ता जाता है। और लड़का चूँकि जग रहा होता है, वो देखता है कि कोई कीड़ा आ रहा है उसकी तरफ। वो देखता है उसके पीछे एक धागा लगा हुआ है, उस धागे को खींचता है, और उसी में दूसरी रस्सी भी जोड़ी गई होती है जो थोड़ी मोटी होती है। फिर और मोटी और मोटी और मोटी, और अंत में उसको सबसे मोटी रस्सी पकड़ में आती है, और उस रस्सी को ऊपर बांध कर कैसे भी वो नीचे उतर जाता है। बेसिकली ये सब, इस स्टोरी बताने के पीछे लॉजिक ये है कि हम उन पतली रस्सियों, उन बारीक रस्सियों को ज़रूर पकड़ेंगे, उन पतले धागों को पकड़ेंगे, जिससे हम उस मोटी रस्सी को पकड़ पाएँ जो एग्ज़ाम में हमें लिखना होगा। तीसरी बात, इसमें एक और बात इम्पोर्टेंट करना चाहूँगा मैं, कि जब मैं लिंकिंग बनाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए, कई सारी चीज़ें शायद आपकी जो मान्यताएं हैं उसमें भी थोड़ा सा वार होगा। हम लोग किसी पार्टी या किसी धर्म की किसी को हर्ट नहीं करेंगे यहाँ पर, लेकिन अपने समझने के लिए बेशक हो सकता है कि हम उसके थोड़े से गहराई में उतरें और उसके अच्छाइयों बुराइयों का विश्लेषण थोड़ा सा करें। तो प्लीज़ आप लोग उसको बुरा मत माने। मेरा हर कुछ का मतलब होगा आपको सिर्फ समझाना, आपको इस लायक बनाएगा आपकी समझ विकसित हो सके और आप एग्ज़ाम में बड़े अच्छे से लिख के आएँ। एक अलग बात जो इम्पोर्टेंट है, फिर हम लेक्चर को शुरू करेंगे। अंतिम बात यह है महत्वपूर्ण, कि होता क्या था कि अभी कुछ दिन पहले यूपीएससी में, जैसा कि टीसीएस जय वो में उत्कर्ष जी ने डिस्कस भी किया है कि हिंदी माध्यम वालों का जो है परसेंटेज गिरा है सिलेक्शन का। उसके पीछे कुछ कारण है जो मैंने एनालिसिस किया है। मे बी आपको शायद वो उतना सही ना लगे, लेकिन वो जो मेरी समझ है, मेरी समझ ये है कि हर भाषा की अपनी एक जर्नी होती है। उसमें जो हिंदी भाषा है उसमें उसकी अपनी अलग जर्नी रही है। और जो हमारा सिलेबस आया है, जैसे विश्व इतिहास हुआ या जो भी और सिलेबस है, थोड़ा सा एनालिटिकल ज़्यादा हो चुका है। अब हमें कुछ शब्दों के आधार पे
पेपर को क्वेश्चन को लिखना होता है और हमारे पास वो महत्वपूर्ण चीज़ें नहीं होती, इधर उधर की बातें होती, लेकिन हिट पॉइंट हमारे पास मिल नहीं पाता जिससे हम एग्जामिनर को या अपने आंसर को बहुत अच्छे से कन्विंस कर सके। मे भी ऐसा कारण हो सकता है, एक कारण देखा जा सकता है। अगर हम बात करें तो इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एलसीएम, हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्तक। कितना टाइम वेस्टिंग है, कितना बड़ा वर्ड है, याद करने में कितना मुश्किल होता है। इंग्लिश बोलते हैं ट्यूमर, हिंदी में बोलते हैं आबूर्द, कितना मुश्किल है याद कर पाना। तो कहने का लॉजिक मेरा रैंडम, इंग्लिश में बोलते प्रायिकतम, वैसे अच्छीदा, ये अच्छीदा हम कह भी नहीं पा रहे हैं। बेसिकली हमारा कहने का लॉजिक यहाँ पे है कि हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते बड़ी ही अच्छी रणनीति बनानी पड़ेगी। ये यूपीएससी हो या यूपीपीसीएस हो, वो रणनीति काम करेगी हमारी। तो हम शुरू करेंगे अपना यूरोप का इतिहास और आप लोगों को बड़े अच्छे से कोशिश करेंगे इसको समझाने के लिए। तो लेट अस स्टार्ट और शुरू करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से अपना यूरोप का इतिहास। यूरोप का मध्यकालीन इतिहास क्या रहा है। आप देखिए एक मैप आपके सामने खुल के आ गया होगा और उसमें आपको मैंने थोड़ा सा येलो कलर से कर दिया, हाइलाइटर कर दिया। उसमें इटली, इटली कल भी मुद्दे में था, आज भी मुद्दे में, हमेशा मुद्दे में रहेगा। मतलब आज तो अगस्ता वेस्टलैंड के कारण मुद्दे में है, कभी अपने व्यापार के कारण मुद्दे पे रहा है, कभी इटली मुद्दा बना रहा, और कभी जो है कैथोलिक जो यहाँ पे चर्च थी उसके कारण मुद्दे पे बना रहा। और इसकी स्थिति क्या है, बिल्कुल भूमध्य सागर के बीच में है। और इस ऐसी स्थिति, और हमें एक खुश भी होना चाहिए कि या दुखी भी होना चाहिए, आपके ऊपर है कि गांधी फैमिली भी आज कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है इटली से ही, और मिशेल भी आजकल आ चुका है। तो कहने का लॉजिक ये हुआ कि इटली पे चूँकि ऐसा माहौल ही बना है मीडिया और मतलब और एजेंसी द्वारा, तो हम लोग उसी पे बात करेंगे बेसिकली। तो आप इटली को देख लीजिए, बगल में कुस्तुनतुनिया राइट हैंड साइड में, उसको देख लीजिए। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। मैप आपको दिख गया होगा। लेटर स्टार्ट, शुरू करते हैं, टाइम को ज़्यादा ना गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं। इटली को आप ध्यान से देखिए, रेड लाइन की लाइन नीचे आ रही है उससे। अब कुस्तुनतुनिया भी आप राइट हैंड साइड में देख लीजिए प्लीज़। ये अब आपको हम बताते हैं यूरोप के बारे में। देखिए यूरोप पहले तो पश्चिम में ही था, जहाँ इटली आपका, तो यही रोमन साम्राज्य था यहाँ पे। लेकिन चूंकि बहुत बड़ा एरिया हो जाता था तो जो यहाँ रोम का सम्राट था जिसका नाम था कॉन्स्टेंटाइन, उसने सोचा कि क्यों ना एक अलग पार्ट में एक अलग राजधानी अपनी बना दी जाए। तो पूर्व में उसने राजधानी कुस्तुनतुनिया बनाई। कुस्तुनतुनिया का और नाम से लिया जा सकता है। तो उसने जो क्या किया कि रोमन साम्राज्य 330 में जो है उसने जो पश्चिम वाला था पूर्व की तरफ एक नई राजधानी में गठित किया, जिसको यूनानी नगर बेजेंटाइन स्थापित किया। बेजेंटाइन का नाम ऑलमोस्ट वो अपने नाम के ऊपर ही रखा था, जिसका नाम था कॉन्स्टेंटिनोपाल, जिसको कुस्तुनतुनिया ब्रैकेट में हम लोग कह सकते हैं। अब देखा जाए, पहले तो हमने बताया कि पश्चिम से सारा कुछ देखा जाता है, लेकिन 330 के आसपास उसने पूरब की तरफ बना दिया बेजेंटाइन जो है उसको। अब उसमें जब स्थापित किया तो क्या वो काफ़ी दिन तक बना रहा, लेकिन पश्चिम वाले की बात थोड़ी सी करेंगे। पश्चिम वाला साम्राज्य कुछ दिन बाद ख़त्म हुआ। कैसे ख़त्म हुआ, क्योंकि 500 के आसपास बर्बर जातियों को हम जर्मन साइड से आई थी, उन्होंने इसके ऊपर अटैक किया और ख़त्म कर दिया इसको। अब ख़त्म कर दिया, लेकिन जो 330 में स्थापित था कंस्टेंटिनोपाल, जिसको कुस्तुनतुनिया बोलते हैं, जो पूर्वी प्रदेशों की एक राजधानी थी यूनानी नगर में, तो वो 330 से स्थापित लगभग 1000 सालों तक चली। मतलब देखा जाए तो 1453 में वो ख़त्म हुई। कहीं कहीं पर ओटोमन तुर्कों का अटैक से लिखा रहता, कहीं कहीं पर सेल्जुक तुर्क से अटैक से लिखा रहता। हम इस पर ज़्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे और बस इतना जानते रहेंगे, तुर्कों का अटैक कारण ये जो कुस्तुनतुनिया थी वो तुर्कों ने उसको ले लिया। मतलब कहीं ना कहीं यूरोप वाले की जगह अभी अरबों के हाथों में, तुर्कों के हाथों में आ गया। बाय द वे हम इसको और डिटेल में बात करें, कब 1453 में जब कुस्तुनतुनिया लिखा तो क्या हुआ, उसके बाद कैसे पुनर्जागरण हुआ, उसकी बात अलग करेंगे। लेकिन अभी हम ये दोनों चीज़ें समझ चुके हैं। आप लोग देख लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखा था पश्चिमी रोमन साम्राज्य और राइट हैंड साइड में लिखा था पूर्वी रोमन साम्राज्य। और रोम का सम्राट था कॉन्स्टेंटाइन और कॉन्स्टेंटिनोपल जो थे उसकी राजधानी थी, जो पूर्वी वाला था, उसे कुस्तुनतुनिया बोलते हैं। अब हम देखते हैं हमें देखते हैं कि जब पश्चिमी जो रोमन साम्राज्य था वो 500 ईस्वी के आसपास बर्बर जातियों से के कारण वो ख़त्म हो गया, तो वहाँ पर अव्यवस्था फैल गई थी। ठीक है, अब अव्यवस्था फैल गई थी तो 1000 ईस्वी के आसपास एक नया साम्राज्य स्थापित, जिसको पवित्र रोम साम्राज्य बोलते हैं, और जिसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया भी शामिल था। इसी को बोलते हैं पश्चिमी रोम साम्राज्य। तो ये जो पवित्र रोम साम्राज्य था 1000
के आसपास, ईस्वी के आसपास स्थापित हुआ, जिसमें जर्मनी ऑस्ट्रिया शामिल था। धीरे धीरे क्या, पश्चिमी यूरोप के अन्य भाग, छोटे छोटे राज्यों को उदय हुआ। भाई अभी क्या हुआ, रोमन साम्राज्य जो बना हुआ, पवित्र रोमन साम्राज्य उतना पावरफुल नहीं, 1000 के आसपास। धीरे धीरे और भी छोटे छोटे भागों में राज्य का उदय हुआ पश्चिम में। अब याद ये रखना, में ध्यान ये देना है कि जो पवित्र रोमन साम्राज्य जो इटली वाला है, यहीं पर रोमन कैथोलिक धर्म आएगा। तो अब हम बात करेंगे इधर राइट हैंड साइड में, मतलब कस्तुनतुनिया, जिसको बोलते हैं कस्तुनतुनिया, मतलब जिसको कॉन्स्टेंटिनोपल। तो ये कुस्तुनतुनिया बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ना क्या था। इसी को पूर्वी रोमन बोल दो या बेजेंटाइन भी बोल दो। यूरोप का एक सबसे बड़ा नगर था, जब लंदन और पेरिस सिर्फ गांव थे मित्रों, तब ये सबसे बड़ा नगर था यूरोप का। पूर्व के साथ व्यापारिक संबंध भी थे इसके। अब बेजेंटाइन जो ये साम्राज्य था बेसिकली पूर्व वाला, इसमें जो धर्म था तो वो क्या था, ईसाई धर्म की एक शाखा थी, जिसको बोलते हैं पूर्वीय ग्रीक आर्थोडिक्स यहाँ पर एक धर्म था। तो देखो बड़ी मज़ेदार बात है, लेफ्ट में देखिए, मतलब लेफ्ट मतलब पश्चिमी यूरोप में क्या था, पवित्र रोमन साम्राज्य, जहाँ पर रोमन कैथोलिक होंगे। यहाँ पर पूर्व की तरफ क्या होगा, जो कुस्तुनतुनिया जो बेजेंटाइन वाला है, जिसे कॉन्स्टेंटिनोपल भी बोलेंगे आप, वहाँ पर क्या था, ग्रीन आर्थोडिक्स। ये पूर्वी यूरोप में। अब पूर्वी यूरोप के जो आप भी लोग हैं, वो लोग यही धर्म को मानते हैं, ईसाई की जो शाखा ईसाई धर्म की, वो ग्रीक आर्थोडिक्स को ही मानते हैं। अब बेजेंटाइन में जो होता था, यहाँ पर क्या होता था, गिरजाघर को खूब सजाया जाता था। एक फेमस गिरजाघर था जिसको बोलते सोफिया का गिरजाघर। आप अगर देखें तो सोफिया गिरजा आज भी, अगर बुल्गारिया की कैपिटल देखें तो सोफिया ही है। तो यहाँ से बात कनेक्ट हुई। आप इसको एक बार और सुन लेना, अगर कोई दिक्कत हो कहो तो एक बार जल्दी से रिवीजन करवा दें। तो बस कुछ ज़्यादा खास नहीं है कि भाई पश्चिम जो रोमन साम्राज्य था, वो सारा मतलब सारे ऊपर पूरे जो यूरोप या रोमन साम्राज्य उसके ऊपर देखता था उसको। लेकिन कुछ दिन बाद 330 में जो है पूरब में एक साम्राज्य स्थापित कर देता, वहाँ का राजा जो कंस्टेंटाइन था, और उसको कुस्तुनतुनिया बनाता राजा, 330 में स्थापित हो जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य 500 में बर्बर जातियों के साथ ख़त्म हो जाता है। वहाँ पर एक पवित्र रोमन साम्राज्य बाद में बनता है 1000 के आसपास। अब जो कि पूर्व वाला जो कुस्तुनतुनिया है, वो 453 में तुर्कों के अटैक के कारण ख़त्म होता है। और कुस्तुनतुनिया के बारे में हमने आपको कुछ कुछ बातें बता दी। अब आगे चलते हैं। अब ये ख़त्म हुआ, अगले पेज में देखते हैं कि क्या है। इसी के आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, वो पतला सा थ्रेड पकड़ के आगे आगे धीरे धीरे बढ़ते चलेंगे। ठीक है मित्रों, अब आप लोग ध्यान से देखें। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे भाई, 1000 के आसपास जब पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई, इटली वाली जगह जो ऊपर है, रोम के ऊपर, वहाँ पर तो क्या हुआ, आप मैप को देख रहे होंगे। तो क्या था उसमें, देखिए पश्चिम यूरोप में एक केंद्रीय सत्ता का अभाव था। हुआ तो, लेकिन उतना पावरफुल सत्ता नहीं था, केंद्रीय सत्ता अभाव था। तो इससे क्या हुआ, ऐसी राजनीतिक संस्थाओं का उदय हुआ जिन्हें यूरोपीय सामंतवाद का एक प्रमुख विशेषता माना जाता। तो वहाँ पर एक सामंतवाद पैदा हुआ, कहाँ पर, पश्चिम यूरोप में। हालांकि पूर्व में भी था कमोबेश, लेकिन बेसिकली यहाँ पश्चिम मतलब पूरा साम्राज्य की बात करो, छोटे छोटे राज्यों के जो उदय हो रहा था, वहाँ पर सामंत का बेसिकली शासन ज़्यादा होता, शासन ज़्यादा पावरफुल, वहाँ पर सामंत होते थे। अब इसी को फ्यूडल सिस्टम भी कहते हैं। अगर आपको सामंतवाद थोड़ा सा समझना है और जानना है, तो भारत एक खोज का एपिसोड नंबर 29 देख लीजिए। उसमें फ्यूडलिज्म इंडिया के बारे में बताया गया है कि किस तरीके से मल्लिके, वहाँ पर एक गर्ल्स होती है, उसकी शादी जबरा से करानी होती थी, और फिर मल्लिका एक मलिकिन वहाँ पर जो सामंत की वाइफ होती थी, वो तो किस तरीके से दिखाया गया है। तो आप उसको देख सकते हैं, सामंतवाद अच्छा से दिखाया गया, तो आधा एपिसोड आप देख सकते हैं। तो फ्यूडल सिस्टम के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, सामंतवाद, क्योंकि 1000 के आसपास पवित्र रोमन साम्राज्य की स्थापना हुई जो इटली में था। अभी पूरब वाला 330 में हुई थी, जो कुस्तुनतुनिया पे हैं 330 में, लेकिन वो चलेगा 1453 तक, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ये 1000 के आसपास था पश्चिमी रोमन वाला, वो कमज़ोर था। रोमन साम्राज्य, पवित्र रोमन साम्राज्य थोड़ा कमज़ोर था, आसपास में और राज्य पैदा होने लगे। वहाँ पर एक सामंतवाद सिस्टम आया, क्योंकि केंद्रीय सत्ता कमज़ोर थी। अपने यहाँ भी वही सेम चीज़ें हैं, जब भाई मुग़ल कमज़ोर हुए, छोटे छोटे राज्य बनने लगे, आपको पता ही है। तो छोटे छोटे क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ, तो वही उसी तरीके से हमें यहाँ समझना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। देखिए ऊपर अगर आप देखें राइट हैंड साइड में ऊपर एक
हमने एक पिक्स लगाया, पेस्ट किया है। सबसे ऊपर देखें एक राजा होता था, ये पूरी ज़मीन का मालिक होता था। ये क्या करता, अपनी कुछ ज़मीनें दे देता था नीचे, अपने नीचे वाले सामंत को। वो सामंत को ड्यूक कहते हैं, अर्ल कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं। एक्चुअल में भी लॉर्ड थे, बड़े लॉर्ड थे, मतलब ये भी यही एक सामंत है, ये बड़े सामंत हैं। नीचे वाले देखिए 3 लोग हैं, ऊपर नीचे 4 लोग हैं। ये बैरन, छोटे लॉर्ड हैं, बैरन इनको बोलते हैं, छोटे लॉर्ड होते हैं। उसके नीचे देखें नाइट्स लिखा है। नाइट्स क्या करते हैं, देखो हाथ में तलवार वगैरह लिए, लड़ाकू वर्ग के होते थे। और रविंद्र को भी मिला है नाइट्स या सर की उपाधि मिली थी, वो हम बाद में समझेंगे। तो इनका काम होता था कृषक से काम करवाना, या बैरन के लिए लड़ना, या ड्यूक के लिए लड़ना, ये सब देखेंगे। उसके नीचे देखिए कृषक, सबसे नीचे कृषक हैं। तो इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे, सामंतवाद क्या था, और थोड़ा सा इंडिया से अलग है बाय द वे, उसको भी जानेंगे। और फ्यूडल सिस्टम, फ्यूडल शब्द का अर्थ होता है फ्यूड, मतलब फ्यूडल सिस्टम शब्द का मतलब बना किसे, फ्यूड से। इसका अर्थ तो भूमि भाग, जिसको जागीर भी कहते हैं, जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर उसका स्वामी किसी सामंत को खेती के लिए देता था। जैसे मान लीजिए राजा ऊपर बैठा है, अब ये तीनों लोग बोले हम आपकी सेवा करें, बोले ले जाओ लैंड थोड़ी सी मेरी, तो वही जागीर दे दिया, जागीर दे दिया, वही है फ्यूड, मतलब जागीर, वही दे दिया अपना, ठीक है, देता था। और भूमि क्या हुई, अब उस समय भूमि जिसके पास ज़्यादा होती है वो तो शक्ति उसके पास ज़्यादा, ऑब्वियस सी बात है, आप जान ही रहे हैं बात को। अब अब अगर आप देखें इस तरीके से, ये जो व्यवस्था थी, कुछ दिन बाद पश्चिम यूरोप में उपयुक्त के अनुसार एक अधिक्रम, मतलब इसको हायरार्की बन गई। जैसे सबसे ऊपर होता है अपना नीचे नेकपाल, नेकपाल के ऊपर एसडीएम, तहसीलदार, तहसीलदार के ऊपर एसडीएम, एसडीएम के ऊपर एडीएम, एडीएम के ऊपर डीएम, डीएम के ऊपर, इस तरीके से कार्यक्रम आगे बढ़ता है। एक अधिक्रम, एक हायरार्की है प्रशासन में, वैसे इनके यहाँ भी एक हायरार्की है, ये दिखा रहा है ऊपर आपको, हायरार्की बना गया है एक। तो अब क्या होता, देखें ऊपर हम लेफ्ट साइड में क्या लिखे हैं, लिखे राजा, राजा के नीचे होता था ड्यूक या लॉर्ड, फिर बैरन, फिर नाइट्स, फिर कृषक। देखिए राजा जो है लॉर्डों को जागीरें देता था। तो अब जो नीचे ड्यूक होता था वो राजा को अपना अधिपति मानता था, उसके नीचे जो बैरन होता था वो ड्यूक को अपना अधिपति मानता, नाइट्स जो होते थे बैरन को अपना अधिपति मानते थे, कृषक जो होता नाइट्स को अपना अधिपति मानता था। कहने का लॉजिक एक दूसरे, अधिपति मतलब उसके अंडर काम कर, तो अपनी अधिपति के लोग सेवा देते थे, ठीक है ना। कोई भी सामंत का स्वामी नहीं होता था, राजा भले देता था काम करने के बदले, भाई तुम हमें सेवा देते हो या तो आपको कुछ जमीन दे दे रहा हूँ, लेकिन वो कोई भी सामंत भूमि का स्वामी नहीं होता था। अधिपति के अंडर भूभाग का प्रबंध करता था, चाहे वो ड्यूक हो, अर्ल हो, या फिर नीचे बैरन हो, ये लोग स्वामी नहीं है। बस ये लोग ऊपर वाला जो अधिपति है उनका, वो नीचे वाले को जमीन दे देता है या लैंड देता है, जागीर दे देता है, उसको बस वो प्रबंध करते हैं। राजा या बैरन नाइट को सीधा नहीं बोला। अब देखो ये अधिक्रम को बहुत कठोरता से पालन किया जाता था। राजा बैरन या नाइट्स को सीधा नहीं बुला सकता था। मान लो नीचे वाले बुलाने तो राजा अपने नीचे वाले अधिक्रम वाले बोलेगा, मतलब डीएम साहब डायरेक्ट नेकपाल से बात नहीं करेंगे, वो एसडीएम या तहसीलदार से बात करेंगे, जिस डीएम से एसडीएम तहसीलदार, और फिर इस तरीके से। तो हमने वही व्यवस्था ली है बेसिकली वहाँ की, तो बहुत दिन से डेवलप हुई व्यवस्था, आज भी मौजूद है हमारे यहाँ वही व्यवस्था। तो इस तरीके से इस कार्यक्रम को कठोरता से, पूरी तरीके से सावधानी से पालन करना चाहिए। जबकि भारत में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, राजा स्वयं नीचे वालों से मिल सकता था कभी कभार। ऐसा अगर आप देखिए तो उसमें मल्लिके जो होती थी, एपिसोड 29 में भारत एक खोज में, वो बच्ची फिर जा करके जिसकी शादी होनी होती तो वो ऊपर वाले से मिलती है, ऐसा कुछ होता है उसमें, आप देख सकते हैं। अब आते हैं हम लोग सामंती लाड। अब चूंकि सामंती लाड, चाहे मैं ड्यूक की बात करूं या बैरन की बात करूं, वो सब शक्तिशाली हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास जागीर हो गई, और जब जागीर हो गई तो जागीर, अपने ही जागीर में कर लगाते थे या न्याय देते थे, न्यायाधीश भी होते थे। कभी कभी इतने पावरफुल होते राजा के आदेश का भी पालन नहीं करते थे, क्योंकि उनके पास सैनिक था। हमने बताया कि जिनके पास सैनिक है, जिनके पास धन है, वो राज करेंगे। लार्ड का पुत्र भी आगे लार्ड होने लगा। इस तरीके से एक व्यवस्था रिजिड हो गई, जैसे हमारे यहाँ एक जातिवाद में या फिर उस तरीके से एक व्यवस्था थी, रिजिड हो गई, वैसे इनके यहाँ भी रिजिड हो गई। अब परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब इतना सामंत के पास इतनी पावर आ गई तो हुआ क्या कि राजनीतिक एकता अभाव के कारण शक्तिशाली केंद्रीय सत्ता विकास नहीं हो पाया। राजनीतिक, अब राजा कमज़ोर हो गए ना, तो राजा के पास लैंड ही लैंड, चलो मान लो है भी, लेकिन सेना नहीं है, कैसे करेगा। तो नीचे वाले सामंत पावरफुल हो जा रहे हैं, और जब सामंत पावरफुल हो जा रहे हैं तो केंद्रीय सत्ता सत्ता क्या हो जा रही है, ख़त्म होती जा रही है। तो केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो गई और अंत में ख़त्म हो गई, अभाव हो गया उसका केंद्रीय सत्ता। राजा भी कभी कभी लॉर्ड जो है राजा के आदेश को नहीं मानते थे, तो दिक्कत तो है ही। तो आगे देखते हैं क्या होता है। एक स्टोरी आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे रिलेशन बनता जा रहा है, आप उसको बड़े ध्यान से एक दो बार सुनेंगे, बिल्कुल सीक्वेंस बनता जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं।
अब क्या हुआ, तो अब थोड़ा सा जाने, अभी हम लोग सामंत के बारे में पढ़ लिए, अब थोड़ा सा नाइट्स के बारे में पढ़ लें। नाइट्स क्या होता है, राजा, अभिजात वर्ग व्यक्ति। नाइट्स क्या थे, जो बैरन के ऊपर वाले हैं वो नाइट्स है ना, जो हाथ में तलवार वलवार लिए थे, आप देखे थे ना अभी, वही नाइट्स हैं। तो नाइट से नाइट की पदवी देता था। बनने के लिए एक उनको नाइट्स बनाने के लिए संस्कार, अभिजात वर्ग के लोग बनते थे, उनके लड़के वगैरह बनते थे, तो उनको एक संस्कार दिया जाता था, उनसे प्रतिज्ञा करते थे वो सामंत के सब कर्तव्यों को निष्ठापूर्वक निर्वाह करें और निर्बल की रक्षा। कुछ राजपूत जैसे होते थे नाइट्स, लड़ाकू कौम के। और नाम के आगे सर शब्द का प्रयोग, जब वो प्रतिज्ञा कर लेते उनको नाइट्स की उपाधि मिल जाती, तो नाम के आगे वो सर शब्द लगाना शुरू कर। जैसे अगर हम बात करें तो नाइट्स बना दिया तो सर शब्द लगा सकते, जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर 1919 में नाइट की पदवी वापस कर दी थी ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड को पता होगा। अब किसान की बात करते हैं। अधिपतियों के लिए भूभाग पर सामंत स्वयं कृषि नहीं करते, जो अधिपति से भूभाग ले लेते थे ऊपर वाले से अपने, कोई भी अगर ऊपर से राजा से ले लिया, कौन, ड्यूक ले लिया, ड्यूक से मान लीजिए नीचे बैरन ले लिया, तो ये लोग खुद कृषि नहीं करते थे, ये लोग किसको रखते थे, कृषक को, उनसे काम करते। कृषक के दो वर्ग होते थे, एक होता है स्वतंत्र किसान और दूसरा होता है कृषिदास। कृषिदास को आप सर्फ भी बोल सकते हैं नहीं। तो कृषि जो स्वतंत्र किसान होते तो जागीरदार को भूमि कर देते थे, जैसे भूमि उनको मिली है तो उसको कर दे देते थे, अपनी भूमि मान कर उस पर खेती काम करते थे, खेती करते थे। जबकि जो दास होते थे उनके पास कभी कभी, कुछ दासों के पास अपनी ज़मीन होती थी और कुछ तो सामंतों के खेतों में ही कुछ तो सामंतों के खेतों में काम करते थे, और कभी कभी जिनके पास ज़मीन होती भी थी उनको भी सामंतों के यहाँ बेगार करना पड़ता था, मतलब उनकी खेती में भी काम करता, उनके घर में कोई काम करवाना हुआ जैसे, उसके लिए भी उनको बुला लिया जाता था, उसके लिए उनको कोई पैसे वगैरह नहीं दिया जाता। जान ही रहो बेगार का क्या मतलब होता है। दिक्कत ये थी कि जो कृषिदास थे, ये जिस खेत में काम करते थे उससे पूरी तरीके से बंधे होते थे, मतलब उसको बंधे रहते, और कुछ भाग उसका उस सामंत को देते थे। आगे बात करते हैं। देखिए जो सामंती जीवन है, पूरी व्यवस्था कृषि व्यवस्था, गांव की व्यवस्था पर आधारित थे, छोटे छोटे खेतों पर आधारित थे कृषि योग भूमि। और जो एक मैनर व्यवस्था होती, जागीर कहलाती, उसको समझ लेते हैं क्या होती मैनर या जागीर। गांव में कृषि योग भूमि को मैनर कहते हैं, जागीर कहते हैं। इसको थोड़ा सा जान लेते हैं क्या व्यवस्था कैसे होती थी। देखिए हमने एक सर्कल मारा है गोला ना, बीच में ग्रीन पेन से डैश डैश लगाया, ये बीच में जो होता था, जो मैंने येलो किया, वो सामंत का घर है, जागीरदार का घर जिसको तुम कह सकते हो। बीच में जो किनारे किनारे वहाँ पर एक सर्कल बनाइए, एक तो गोला मतलब ऐसा राउंड बनाया गया, उसमें पानी भरा हुआ होता है। यहाँ पर पुल बना है, तो क्या होता था कि लेफ्ट हैंड साइड में पुल देखिए आप, तो होता क्या था, घर के चारों ओर पानी भरी खाइयाँ होती थी और पुल होता। तो मान लीजिए कोई अटैक करता सामंत के ऊपर, तो पुल को उठा लिया जाता था, लकड़ी पुल होता था, गिरा दिया जाता था। आप ऐसा जब लाल किला देखेंगे आगरा में या दिल्ली में, आगरा लाल किले में ऐसे दिखाई देगा किलों के बीच में आपको। तो उससे क्या होता है, इनकी रक्षा होती थी, बीचों बीच इनका घर होता है पूरे लैंड के। एक बहुत बड़ी लैंड हो सकती, मान लीजिए एक पूरा कोई शहर आज के टाइम में, उसका बीच में पूरा एक लैंड होता था। तो उसमें उसमें क्या क्या होता था, इधर लेफ्ट हाइट साइड में आप देखेंगे कृषि का खेत होता था, खेत सामंत का खेत वहीं पर होता था। फिर कृषकों को दिया गया खेत होता था, बिना बोया गया खेत होता था। कृषकों को बगल बगल में झोपड़ियाँ होती, कहीं गिरजा घर होता है। मैनर के लिए उत्पादन करने की वस्तुएं, कारखाने लगे होते थे, चारागाह होता था। इस तरीके से पूरा, और बीच में सामंत रहता था, कभी कभी आता था, कभी कभी क्योंकि एक सामंत की वजह से कई सारी मैनर व्यवस्था होती, तो कहीं कहीं जाता था, और कभी कभी यहीं मिल जाता था वो, तो वो लोग टैक्स वगैरह लोग जमा करते, सामंत से मिलते थे। ये पूरी व्यवस्था थी यहाँ पर। आगे चलें, ये समझ में आ गया होगा आपको। आप एक दो बार सुने, याद हो जाएगा बड़े अच्छे से, बहुत हमने कोशिश किया लिंक बनाने की। नेक्स्ट, अब मध्यकालीन यूरोप में अन्य व्यवस्थाएं, एक नज़र में क्या क्या व्यवस्थाएं थी मध्यकालीन यूरोप में। तो चर्च की बात करेंगे। देखिए चर्च उस समय पावरफुल हो गए थे। रोमन कैथोलिक चर्च, जो पश्चिमी यूरोप, वहाँ रोमन कैथोलिक चर्च उतने शक्तिशाली थे जितने सामंतवाद। चर्च में सबसे अच्छा ऊंचा स्थान किसका था, सामंतों, जैसे जितना पावरफुल सामंत थे उतने चर्च थे। चर्च में सब, देखिए राजा यहाँ कम पावरफुल हो गए, लेकिन सामंत ज़्यादा पावरफुल हो गए ना, उनके पास सेना है, उनके पास पैसे भी हैं, तो वो बराबरी हो गए चर्च के। चर्च में सबसे ऊंचा स्थान पोप का होता था, और उसको बोला जाता है, वो पृथ्वी पर ईसा मसीह का प्रतिनिधि माना जाता था। जब रोमन सम्राट एवं बर्बर सरदारों ने ईसाई धर्म को स्वीकार कर लिया, तो पोप पश्चिम यूरोप की ईसाई जनता का प्रमुख बन गए। यहीं से देखना कैथोलिक, जो रोमन कैथोलिक, यहीं से कॉन्सेप्ट आएगा, जो पुनर्जागरण काल में उसको हटाया जाएगा, देखेंगे।
चर्च का अध्यक्ष जैसे राजा जैसे राजा होता था अपने एरिया में पावरफुल, वैसे चर्च का अध्यक्ष भी पावरफुल होता था। पोप पोप जो होता राजाओं को आदेश देते थे और मानने के लिए बाध्य करते, मतलब पावरफुल हो गए ना। कौन? पोप। राजा को राजा से कहीं ना कहीं अपने आदेश को मंगवाते थे पोप जो होते, जबकि भारत में ऐसे जो धार्मिक गुरु वगैरह होते थे वो राजाओं से अपनी बात नहीं मनवाते थे। तो वहाँ पर देखा जाए थोड़ी ज़्यादा ही धर्म का हस्तक्षेप था राज्य में। हमारे यहाँ राज्य में धर्म का हस्तक्षेप नहीं था उतना, तो इसीलिए हम पंथ निरपेक्ष हैं, क्योंकि धर्म निरपेक्ष कहने की कोई ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि धर्म का इतना कोई हस्तक्षेप इस तरीके से नहीं था किसी खास मतलब वर्ग का राज्य में। अब बात करते हैं दूसरी तरीके इसी चर्च को दूसरे पार्ट में देखते हैं। लॉर्ड और चर्च, लॉर्ड मतलब वही सामंत, और चर्च के नेता, आप राइट हैंड साइड में देखें ब्लू पेन से, लॉर्ड और चर्च के नेता एक नए प्रदेशों की समृद्धि प्राप्त करने के लिए पवित्र युद्ध, जिसको बोलते जिहाद, लड़ते रहते थे, किए। उनका कारण ये था कि 7वीं शताब्दी में अरबों ने फिलिस्तीन को जीत लिया। फिलिस्तीन में यरूशलेम है, और यरूशलेम ईसाई का पवित्र स्थान है, आप लोगों को पता ही है। अब प्रश्न ये उठता, अरब इतने पावरफुल थे क्या जो जीत लिए? बात करेंगे। जब 570 में पैगंबर साहब पैदा होते हैं तो किस तरीके से उन्होंने विभिन्न धर्मों के अनुयायियों को या अरबों को एक साथ जोड़ा और एक बड़े राज्य की स्थापना की, और कैसे उन्होंने अपने आप को संगठित किया और पावरफुल हुए और फिलिस्तीन को जीता, उसकी बात हम आगे करेंगे जब अरब पढ़ेंगे। अभी हम लोग तो पढ़े यूरोप में, बस इतना समझ लीजिए कि यरूशलेम को जीत लिए। तो क्या हुआ, ईसाइयों का पवित्र स्थल युद्ध में हार गए। अब देखिए यहीं से तुम्हारा ट्रिगर पॉइंट ये हो रहा है कि अब ईसाइयों में कहीं ना कहीं शंका आनी शुरू हो जाएगी। कभी तो पादरी कहते थे कि बाइबिल में लिखा है बहुत हम पावरफुल, हमें कोई नहीं हरा सकता, आज हरा क्यों रहे हैं? कि यहीं से पुनर्जागरण थोड़ी थोड़ी आप देख रहे हो कि अंकुरण होता रहा है ना। तो अब क्या हुआ, मतलब उनको लगा कि हमें हरा नहीं सकते, लोग शंका में आ ही गए भाई देवे, लेकिन ये लोग हार गए, ईसाई लोग युद्ध को हार गए हैं। लेकिन अरबों से देखिए हर लड़ाई कुछ फ़ायदा भी होता कुछ नुकसान भी होता। तो फ़ायदा क्या हुआ, पहला पॉजिटिव पॉइंट क्या हुआ, अरबों के साथ संपर्क बढ़ने से क्या यूरोप में विलास जो की वस्तुएं थी उनकी मांग बढ़ी। इस तरीके से वाणिज्य व्यापार में विस्तार हो रहा था। दूसरा नंबर क्या, अरबों के साथ जब जुड़े तो कला विज्ञान से परिचित हुए। कंपास जो जानते हैं अपना, कंपास जो दिशा बताती है, वो कागज़ बनाने, अरबी शब्द भी अंग्रेजी में आए तो वहाँ कुछ अरबी शब्द भी मिले हैं। अगर अरबी शब्द की बात करें तो कुछ अरबी शब्द हैं जिनको हमें जानना चाहिए कि कौन कौन से अरबी शब्द हैं। जैसे हुआ लेमन, शुगर, सिरप, सोफ़ा, साटिन, बाजार, अलजबरा, जीरो, इफ़र, केमिस्ट्री, ये सब अरबी शब्द हैं। तो ये आए, इंग्लिश में आए थोड़ा सा। अब बाद में जब इंग्लिश बनी होगी, मुद्दे पे आते हैं। थोड़ा सा एक चीज़ देखते हैं कि जो अरबी शब्द अंग्रेजी में आए, ठीक है, कागज़ बनाए, कंपास। तो अब प्रश्न ये उठता है, अरब सभ्यता क्या कला विज्ञान से परिचित थी? बिल्कुल, मैंने बताया। अभी जब हम अरब पढ़ेंगे तो उसमें बताएं किस तरीके से पावरफुल बने, अपना व्यापार उन्होंने बढ़ाया था और उनको बहुत सारी चीज़ों की जानकारी दी। चीन, इंडिया, पूर्वी देशों के साथ वो खूब व्यापार करते थे। तो उनको कैसे ये लोगों से संपर्क होने का, इन लोगों के पास वो ज्ञान आया, किसके पास? पश्चिमी यूरोपियों के पास, मतलब इटली में जहाँ अपना पश्चिमी यूरोप जो अपना है वहाँ पे कैसे आया। अब आते हैं वाणिज्य व्यापार को देखते हैं। अभी हमने बताया ना, अरबों के साथ संपर्क होने से विलास वस्तुएं की मांग बढ़ी, वाणिज्य व्यापार बढ़ा। वहीं से हम देखते हैं वाणिज्य व्यापार कैसे बढ़ा। देखिए सामंत जब बढ़े थे, सामंत जब पावरफुल थे, सामंत का एरिया बढ़ा था, तब नगर नहीं थे, खत्म हो गए थे, क्योंकि प्राचीन काल में तो नगर थे, उसके बाद फिर खत्म हो गए। और होता क्या था अभी सामंत के समय, चूंकि गांव की व्यवस्था थी सामंत, आप लोगों को पता है, मेलों में विनिमय के माध्यम जरूरतें पूरी होती थी उस समय, ठीक है। लेकिन 11वीं शताब्दी, धीरे धीरे कोई सभ्यता कभी रुकती नहीं हो, धीरे धीरे विकास उसका होता ही रहता है। 11वीं शताब्दी तक व्यापार और नगर महत्वपूर्ण होने लगे। और धर्म युद्ध जब हुआ तो उसमें अरबों के साथ जो मतलब एक तरीके से संपर्क बढ़ा था, उससे जो भोग विलास की वस्तु उसकी मांग पश्चिमी यूरोप या पूरे यूरोप में बढ़ने लगी थी। हुआ क्या ऐसे, और इसी के साथ साथ उसी समय क्या, कृषि पैदावार का विस्तार हो रहा था, और गैर कृषि वस्तुओं के साथ विनिमय बढ़ गया। और ये सब परिवर्तन हो रहे तो बहुत सारे किसान जो है कृषि के साथ साथ और शिल्प के काम में आने लगे। तो की चीज़ों को ज़रूरत बनाएं भाई, और व्यापार ये सब प्रोत्साहित रहे, और नगरों का जन्म हुआ। और जान ही रहे, और नगरों की हवा क्या करती है, लोगों को स्वतंत्र बना देती है, जो आप लोग हैं। तो अब हम अगले टॉपिक के चलते हैं कि किस तरीके से वाणिज्य व्यापार देखें और नगरों का विकास किस तरीके से उसको देखेंगे। और फिर चौथी बात देखें, मठवासी शिक्षा और वहाँ कला देखें, उसके बाद खत्म हो जाएगा। तो देखते हैं, नगर की बात करते हैं।
देखिए, नगर शिल्प और व्यापार बढ़ा, नए नगर का जन्म हुआ। कुछ किसान दस्तकारी करने लगे, और दस्तकारी कुछ बना रहे हैं तो वहीं बसेंगे जहाँ से वो विनिमय आसानी से कर लें, और वहीं पर आप सौदागर भी आके रुकेंगे, वो उनके माल को ले आना ले जाना है। फलता क्या हुआ, बहुत सारे नगर का विकास हुआ, जनेवा, फ्लोरेंस और वेनिस। कभी कभी आता है पुनर्जागरण फ्लोरेंस से क्यों हुआ, क्योंकि फ्लोरेंस व्यापारिक मार्ग पे है, अभी जान लीजिए। तो फ्लोरेंस व्यापारिक मार्ग, जबकि जनेवा बंदरगाह है, और वेनिस बंदरगाह है। तो जहाँ वाह वाह है, जनेवा वाह बंदरगाह, वेनिस बंदरगाह, वाह है तो वाह है, तो मतलब जनेवा बंदरगाह, वेनिस बंदरगाह, फ्लोरेंस व्यापारिक नगर। अब ये जो तीनों नगर हैं बेसिकली, ऐसे जो नगर होंगे ये सब व्यापारिक केंद्र बन गए। यहाँ से पूर्व देशों के साथ कपड़े, मसाले, मड़ियाँ आती थी, और यहीं से यूरोप के अन्य भागों में भेजा जाता था। थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं भाई। तो देखिए जनेवा, आप येलो कलर्स देखें, बीचों बीच देखिए जनेवा, वेनिस, पीसा, मिलान। अब देखिए जुड़ा कैसे है, यहाँ सिकंदरिया देखिए जो मिस्र के ऊपर है, नीचे सिकंदरिया, सिकंदरिया से एक लाइन जा रही, फिर इधर बेरूत से एक लाइन जा रही जोड़ने के लिए, फिर त्रिपोलिस जा रही। तो इस तरीके से देखिए आप कि किस तरीके से लोग मतलब या तो बंदरगाह या व्यापारिक रास्ते में पड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, बहुत टाइप के लोग आएंगे जाएंगे, चार बातें बताएंगे यहाँ से, अन्य अन्य स्टेट से या राज्यों से, मतलब देशों से आ रहे हैं। तो क्या हो रहा है, उससे इनको एक्सपोजर मिल रहा है, जिसको आप कह सकते हैं, वो मिलना शुरू हो गया। तो व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि हुई, और दस्तक कार्य में विशेष कौशल। अब क्या हुआ भाई, व्यापार केंद्र, व्यापारिक केंद्र बनने लगे। अब व्यापार और वाणिज्य में वृद्धि, अब लोगों की जो इनकी वस्तुएं थी, जो चीज़ें, उसका डिमांड हर जगह होने लगी। और अब क्या हुआ, बहुत स्पेसिफिक चीज़ें भी मांगी जाने लगी, तो दस्तक कार्य में विशेष कौशल की ज़रूरत पड़ गई। तो व्यापारियों और शिल्पियों ने क्या किया, अपनी श्रेणियाँ बना ली। अब व्यापारी शिल्पी क्या हो सकता है, सुनार, लोहार, नाइयों, चर्मकारों, ऐसे इन लोगों ने, बढ़इयों, इन लोगों ने अपना एक जो है बना लिया, क्या श्रेणी बना ली, और उसमें मानक, कीमत, काम के घंटे, ये सब तय करना, श्रेणी मतलब एक व्यवस्थित कर लिया, अपना बना लिए। और लेकिन समस्या क्या आती, इसमें संकीर्णता यहाँ पे आ जाती, कौशल गुप्त रखते थे, और सिर्फ हमेशा लाभ के लिए सोचते थे अपनी ही। तो कोई भी व्यवस्था हो, अगर संकीर्ण होगी, मेरा अपना विश्लेषण है, तो टूटेगी। चाहे गुरुकुल सिस्टम हो या कोई और सिस्टम हो, जहाँ भी संकीर्णता आएगी वो टूटेगी। तो इसलिए क्या होता है, और अच्छा ये बात खत्म हुई। अब व्यापार जब बढ़ा तो शहरों का उदय हुआ, और व्यापारी का महत्व बढ़ा। देखिए व्यापारिक महत्व बढ़ता है, जैसे सामाजिक महत्व व्यापारियों को बढ़ना, आर्थिक महत्व बढ़ा, राजनीतिक महत्व बढ़ा। भाई व्यापारी जब व्यापार करने लोग ज़्यादा पैसे, उसके बाद समाज में उसका प्रभाव बढ़ेगा, आर्थिक रूप से व्यापारी। और राजनीतिक, शहरों में राजनीति, राजनीति कैसे बनेगा, व्यापारी प्रभाव, क्योंकि व्यापारी जो है अब अपने हिसाब से गवर्नमेंट को चूज करेगा, अपने हिसाब से लोगों को बोलेगा, अधिकारियों को सेट करने की कोशिश करेगा। हर तरीके से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक महत्व व्यापारियों को बढ़ना शुरू हुआ। अब सामंती नियंत्रण कम, अब सामंत कमजोर होने लगे, शहर बनने लगे ना। शहर बनना ही क्या हुआ, लोगों को स्वतंत्रता का विकास। अब शहर सामंती नियंत्रण से मुक्त थे। कैसे, विवाह जहाँ मर्जी कर लेते थे, जहाँ पे उनको करना होता था। फिर शादी, खरीद बिक्री कर लेते थे चीज़ों को। अधिकारी को स्वयं नगर निवासी चुनते थे, आने जाने कोई प्रतिबंध नहीं था। और ये सब प्रतिबंध सामंती व्यवस्था को धक्का पहुंचा। जो प्रतिबंध जो टूटा जब, तो सामंती व्यवस्था की बहुत बड़ा धक्का लगना शुरू हुआ, मतलब सामंती व्यवस्था खत्म होने के कगार पे, यही पुनर्जागरण शुरू होगा। तो ध्यान रखिए, पूरा माहौल बना रहा है आगे आने वाले टाइम में पुनर्जागरण के लिए। ठीक है, मैप आप लोग देखिए, मैप बहुत ज़रूरी है। चलें अगले पेज में। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से, चौथी बात हम लोगों ने मठ निवासी शिक्षा व्यवस्था, कला, ये सब बात करेंगे। ये जो मठ की ये कल्पना कहाँ से आई, एक्चुअल में क्या होता है, ये कल्पना कहाँ से आई मठ की। ईसाई धर्म सिखाता था लोगों को संसार के सुखों को त्याग करना चाहिए, ताकि मरने के बाद आध्यात्मिक सुख प्राप्त हो। इस्लाम में भी जन्नत उन्नत की बात की जाती है। ईसाई संतों ने पवित्र प्रलोभनों से रहित अच्छाई का जीवन बिताने के लिए बल दिया लोगों को। कुछ लोग सब कुछ छोड़ करके मॉन्क्स बन गए, मतलब मठवासी बन के वहीं रहते थे, कठिन अनुशासन का पालन करते, न विवाह करते, न संपत्ति रखते, प्रवचन देते, लोगों को नैतिक जीवन व्यतीने के लिए देते थे, लोगों को शिक्षा देते थे, रोगियों की सेवा करने में मदद करते। वही रोगियों की सेवा करने, ईसाई धर्म से प्रभावित मदर टेरेसा भी यहाँ लोगों की सेवा की। धीरे धीरे क्या हुआ, भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। अब मठ, कोई भी व्यवस्था ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं अगर उसमें सुधार ना होता रहे। गंगा का पानी ऐसे आएगा तो हरिद्वार इलाहाबाद में गंदा हो जाए, इसलिए उसको साफ करने की जरूरत है बीच बीच में। तो कोई भी व्यवस्था, योजना आयोग टूटा, नीति आयोग बना, तो व्यवस्थाएं बदलती रहती, टूटती रहती, समय के अनुसार अगर प्रासंगिक नहीं है तो अब उसको प्रासंगिक करना पड़ता है। इसलिए तो भ्रष्टाचार बढ़ा, धन इकट्ठा होने लगा, भोग विलास बढ़ने लगा। तो इससे क्या हुआ, अब एक तरीके से चर्च के पास बहुत सारा पैसा वगैरह आने लगा, तो वो उसकी मान्यता उतनी खत्म हो गई। तो कुछ लोग समझदार जो लोग थे, आगे करने के लिए उसको नया संगठन बनाए। वो भिक्षुओं की तरह हमेशा घूमते रहते, जैसे अपने आप बहुत भिक्षु थे, घूमते रहते थे,
हालांकि अपने बौद्ध मठ भी खराब हुई बाद में, बौद्ध भिक्षु जैसे हमेशा घूमते रहते, लोगों को उपदेश वगैरह देते रहते थे। शिक्षा व्यवस्था क्या थी? यूरोप में काफ़ी समय तक केवल पादरी ही शिक्षित थे। मठों के चर्च के अधिकारी वो जाकर के मठ में लोगों जो मठों में जाके वो चर्च के अधिकारी जो होते थे वो जाके उनको शिक्षित करते थे मठों में। खास तौर पे वहाँ जो भिक्षु होते थे और लोग होते थे, व्यापार, तर्कशास्त्र, अंगगणित, धर्म दर्शन, यही सब उनको बताते थे। यह शिक्षा भिक्षु या पादरी के लिए उपयोगी होती थी। जो नए नए पादरी आते थे उनको भी शिक्षित किया जाता था, भिक्षुओं को शिक्षित किया जाता था। शिक्षा का माध्यम लैटिन था, केवल चर्च के अधिकारी ही पढ़ सकते थे उसको। क्या था? लैटिन था उनकी भाषा, जो शिक्षा। तो मतलब उनकी कोई ओन लैंग्वेज नहीं थी ऐसा वर्नाकुलर लैंग्वेज, सिर्फ लैटिन थी। हमारे यहाँ कभी संस्कृत हुआ करते थे, आज आप लोग भर लीजिए कौन सी लैंग्वेज है, मैं नहीं बोलूँगा यहाँ पर। तो इस तरीके से लैटिन जो है उस समय शिक्षक माध्यम यही था। तो इसलिए समस्याएं खड़ी होती, ज़्यादा लोग शिक्षित नहीं हो पाते थे। तर्क के आधार पर कोई बात करेगा तो उसको दंड दिया जाएगा। हालांकि कुछ समय बाद इंग्लैंड में ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज जैसे विश्वविद्यालय खुले, लेकिन वहाँ धर्म दर्शन की शिक्षा दी जाती। धर्म और दर्शन की पुस्तकें बहुत कम थी, जो थी हस्तलिखित थी, तो ऑब्वियस सी बात है उतनी कम नहीं। अभी पेंटिंग प्रेस का विकास नहीं होता, और जब होगा तो वही पुनर्जागरण शुरू होगा ना। अब आते हैं कला की बात करते हैं, वास्तुकला की बात करते हैं। हमारे फर्स्ट पेपर आर्ट एंड कल्चर में है। मध्यकाल में वास्तुकला का श्रेष्ठ उदाहरण गिरजाघर है। गिरजाघर जो बनते थे उस मध्यकाल में, वो गुंबदकार होते, दीवार जो होती ठोस और मोटी होती थी। क्यों? क्योंकि आगे छत की वजन रोकना है ना। ऐसा तो था नहीं पिलर डाल दो या फिर उस सरिया लगा दो तो काम हो जाएगा। दीवार ही बनानी है तो मोटी बनाना पड़ता भाई। अंदर अंधेरा रहता था। शैली इनकी सादी थी, बट वो बहुत ही प्रभावपूर्ण थी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक कुछ, जैसे अगर बात करते हैं तुगलकाबाद किला आप देखिए तो बहुत मोटी मोटी दीवार बनी है। मतलब उतना अट्रैक्टिव नहीं है, लेकिन मजबूती के हिसाब से बहुत पावरफुल है। 12वीं शताब्दी आते आते फ्रांस में जो है एक नई वास्तु शैली का विकास, जिससे आप बोलिए गोथिक शैली। क्या? गॉथिक शैली। गॉथिक शैली आपको आर्ट एंड कल्चर में यूज़ कर सकते हैं। गॉथिक शैली में क्या होता था? जो मिहराबें होती थी वो न्यूक्विली होती थी, दीवारें पर खिड़कियाँ होती, और खिड़कियाँ में रंगीन शीशे लगते थे, इसलिए बड़ी सुंदरता बढ़ जाती थी। तो हमने ये देख लिया, पूरा यूरोप पढ़ लिया कि क्या था मध्यकालीन यूरोप में, क्या व्यवस्था थी। आगे हमें क्या पढ़ना है? आगे हमें पढ़ना है अरब। क्या पढ़ना है? अरब। तो अरब पढ़ेंगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। तो अरब पढ़ेंगे, भारत तो पढ़ने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि भारत के हम लोग हैं और हम लोग पढ़ ही रहे हैं इंडियन हिस्ट्री वगैरह में कहीं पर। अरब की क्या व्यवस्था थी? तो किस तरीके से अरब लोगों ने वो जो है वो क्या कहते हैं फ़िलिस्तीन को जीता और उस पर अटैक किया। किस तरीके से बाद में फिर ये तुर्क के रूप में आए, किस तरीके अरब तुर्क कैसे बने, क्या हुआ उसके पीछे, क्या लॉजिक था। फिर तुर्कों ने किस तरीके से मतलब इसमें 1453 में अटैक कर लिया कुस्तुनतुनिया अपने अधिकार में, वो सब देखेंगे। फिर जाकर के इन सब आधार पर आगे फिर पुनर्जागरण आएगा। तो आप लोग पढ़ते रहिए, सुनते रहिए, ऐसे एक लिंकिंग बनाते रहिए। और मेरा उद्देश्य है कि आपको सिर्फ और सिर्फ आपकी समझ बहुत अच्छे से बने, ताकि आप, और बेसिकली ये टॉपिक हमारे एग्ज़ाम में नहीं है और नहीं आएगा ये, फिर भी हमें जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसी के आधार पर हम पुनर्जागरण को समझेंगे। जब हमें समझ भी नहीं आएगा कि कैथोलिक रोमन साम्राज्य क्या है, आर्थोडिक्स ग्रीक आर्थोडिक्स क्या होते हैं, पूर्वी में पश्चिमी, तो जब हम आगे फिर कंफ्यूज रहेंगे तो हमारे लिए बोरिंग टॉपिक हो जाए, बहुत कठिन है। इसलिए थोड़ा सा पेन लें और कोशिश करें चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए। आएगा नहीं, बस आप सुने और इस एपिसोड को सुपरहिट बनाएं। कोशिश करते रहें इसको समझने की। मिलते हैं नए वीडियो के साथ में, तब तक आप लोग एंजॉय करें लाइफ को।